इंडिया गठबंधन 300 पार और 300 पार का नारा और विश्वास लेकर के मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि वो 1 जून को बैठक करेंगे। उसके बाद 4 जून को जब चुनाव परिणाम आएंगे तो उसके 24 घंटे के भीतर प्रधानमंत्री की भी घोषणा कर देंगे। ये बात मल्लिकार्जुन खड़गे ने संवाददाता सम्मेलन में कही है। अब ये सवाल, क्या इंडिया गठबंधन 300 पार हो रहा है? अब ये बहुत बड़ा अनबुझ अबुझ पहेली जैसी बात नहीं रह गई है। हाँ, एक दावा जरूर समांतर में किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी पहले वाला फिगर मिलने वाला है। तो अब ये तो दोनों बातें हो नहीं सकती। मीनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार आप तमाम दर्शकों का भी। मैं हूं प्रेम कुमार, प्रणाम इंडिया में आप सबका स्वागत करता हूं। तो मीनू जी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 300 बीजेपी को भी मिल जाए और 300 एनडीए को भी मिल जाए और 543 सदस्यों की जो विधान लोकसभा है उसमें ऐसा हो। किसी एक को ही मिलेगा, तो किसको मिलेगा ये सवाल है। इसमें सबसे बड़ी बात ये उभर कर आ रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 300 सदस्यों की कामना करते हैं या ऐसा देख रहे हैं कि 300 उनको आ सकता है, उससे ज्यादा 350 भी आ सकता है, तो उनको जो स्पेस दिख रहा है कि कहां से आ सकता है, तो आप गौर कीजिएगा। वो लोग कहते हैं कि हम पश्चिम बंगाल में हम बहुत जबरदस्त जीतने वाले हैं। कहते हैं कि उड़ीसा में हम एकदम सरकार भी बना लेंगे और लोकसभा में सफाया भी कर देंगे बीजू जनता दल का। वो कहते हैं कि तेलंगाना में हम बीआरएस की जगह ले लेंगे और कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर है। वो कहते हैं कि आंध्र प्रदेश में हमारा गठबंधन एकदम वाईएसआर कांग्रेस पर हावी है और हम बहुत अच्छी सफलता ले रहे हैं। बीजेपी तो 6 सीट पर लड़ी रही है, लेकिन उसको क्लोज करते हुए, ढकते हुए बताते कि उनका गठबंधन बहुत अच्छा करने जा रहा है। वो कहते हैं कि तमिलनाडु में भी वो बहुत बड़ी संख्या में जीतने वाले हैं और केरल में भी 2-3 सीट जीत सकते हैं। आप ये समझिए, इतना सारा जोड़ने के बाद तब वो कह रहे हैं कि 300 पार होंगे। समझिए कि कितना बड़ा लॉस उनको हिंदी पट्टी में होने जा रहा है। इस बात को समझिए। अगर वो जैसा कह रहे हैं वैसा हो जाए तो शायद वो सही बोल रहे हैं। ये तो पूरा तमिलनाडु ले जाइए, पूरा उड़ीसा ले जाइए, पूरा बंगाल ले जाइए, केरल भी हाफ कर लीजिए, तेलंगाना भी हाफ कर लीजिए, सब ले जाइए, तब तो आपको भी 300 आ रहा है। लेकिन ये क्या सच है? निश्चित रूप से कोई भी जो चुनाव को समझने वाला व्यक्ति है वो इसको सच नहीं मानेगा। इसको कहीं ना कहीं संदेह की नजर से देखेगा और एक ऐसे तर्क जिस पर कि कोई उतरता दिख नहीं रहा है। दूसरी बात है इंडिया गठबंधन के लिए, भाई 7वां चरण सामने है। पूरब की जो 13 सीटों पर चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, वो 13 सीटों में इंडिया गठबंधन जबरदस्त परफॉर्म करने जा रहा है और बहुत खराब भी परिणाम आएंगे तब भी 50% इंडिया गठबंधन जीतेगा। 7 और 6 होगा इंडिया के फेवर में, इससे खराब परिणाम नहीं आने वाले। बिहार में सब लोग मान रहे हैं कि सीटें घट रही हैं एनडीए की। उत्तर प्रदेश में भी मान रहे हैं घट रही है। हरियाणा में सब लोग जान रहे हैं 8-2 होगा कि 9-1 होगा, ये सब लोग जान रहे हैं। हिमाचल में वैसे ही बराबरी की टक्कर या फिर इंडिया को एक सीट ज्यादा मिल जाए ऐसे देख रहे हैं। उत्तराखंड में भी इंडिया गठबंधन कांग्रेस सेब लगाती दिख रही है। राजस्थान में बराबरी की टक्कर दिख रही है, उसमें इंडिया गठबंधन को हो सकता है लीड मिले न मिले। ये हालात हैं। ऐसे में एक आंकड़ा आपके सामने रखते हुए मानते हैं कि बीते 2019 के चुनाव में 186 सीटें ऐसी थी जिन पर कांग्रेस और बीजेपी ने सीधी फाइट की थी और उसमें कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। सिर्फ 15 सीटें कांग्रेस को मिली थी। तो जाहिर बात है 186 में 15 यानी 171 सीटें तो बीजेपी ने कांग्रेस से जीत ली। इस बार बाजी पलट गई है। कांग्रेस बीजेपी को सीधे मुकाबले में हर जगह हराती हुई दिख रही है। हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी को हरा रही है, हिमाचल में, उत्तराखंड में कांग्रेस बीजेपी को हरा रही है, दिल्ली में जो भी कांग्रेस के खाते में सीट है
बीजेपी को हरा रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बीजेपी को हरा रही है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें छोटा स्कोर है, लेकिन वो भी कांग्रेस बीजेपी को हरा रही है, उससे छीन रही है, कोई एक्स्ट्रा सीट ही जुड़ रहा है। गुजरात में भी कुछ ना कुछ जुड़ेगा। महाराष्ट्र में बड़ी सफलता मिल रही कांग्रेस को, बीजेपी को हराती हुई मिल रही है। हालांकि वहां एकनाथ शिंदे के खिलाफ भी है, वो एक एग्जैक्ट गणना मेरे पास अभी नहीं है कि कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ कितनी सीटों पर है, तो वहां भी बीजेपी को हराती हुई दिखे। तो कांग्रेस का फिगर जहां वो बीजेपी को सीधे हरा रही है, वो सीधे 100 से 110 सीटें कांग्रेस बीजेपी को हरा रही है। बाकी वो एकनाथ शिंदे को हरा ले, अजित पवार को हरा ले, या बीजेपी के सहयोगी दल को हरा ले, या फिर गैर वो रीजनल पार्टी जो इंडिया गठबंधन में है वो इसको बीजेपी को हराए, ये सारा कुनबा मिल करके ये रिजल्ट आ रहा है। ये रिजल्ट 300 का कांग्रेस के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन इसलिए पार कर रहा है क्योंकि कांग्रेस की मारक क्षमता बढ़ गई है, और कांग्रेस के साथ आने के कारण उसके सहयोगी दलों की भी मारक क्षमता बढ़ गई है। ये बेसिक कारण है। अब क्यों बढ़ गई, इसके भी कारण है, वो हम आपसे जानेंगे कि मारक क्षमता क्यों बढ़ गई है में, और क्यों, कैसे 300 पार पर यकीन किया जाए, मल्लिकार्जुन खड़गे पर यकीन किया जाए, ऐसा क्यों हो। हालांकि आज राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी को, एनडीए को 230 सीटें तक मिल सकती हैं, उन्होंने अपने आंकड़े में संशोधन किया है। जी मीनू जी। जी जी, आपने पूछा कि भाई मारक क्षमता क्यों बढ़ गई है इंडिया गठबंधन की, मतलब कांग्रेस की मारक क्षमता को आपने बताया कि वृद्धि हुई है, और आपने स्टेट वाइज बताया कि कहाँ कौन से में स्टेट्स में डायरेक्ट फाइट में और संघर्ष, जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। देखिए, इंडिया गठबंधन की मारक क्षमता इसलिए बढ़ी है कि ये लोग भले ही कोई फॉर्मली इन्होंने कोई डॉक्यूमेंट जारी करके अपना गठबंधन ना किया हो, लेकिन जो सीटों का बंटवारा हुआ वो बड़े आराम से उन्होंने सीटें अपनी बांट ली, और किसी भी तरह का उसमें फजीहत नहीं हुई आपस में, ना किसी तरह का झगड़ा हुआ। और जैसा कि अभी तक निकल के आया है, लगभग 99% सीटों के ऊपर जो भी विशेषज्ञ है उनका भी ख्याल यही है कि सही टिकट और सही व्यक्ति को बांटा गया, सही टिकट सही व्यक्ति को दिया। मतलब उन्होंने अपनी हर एक इंडिया गठबंधन के हर एक जो फैक्शंस हैं, जितने भी समूह हैं, दल हैं, उन्होंने अपनी अपनी ताकत के अनुसार जो जिस जगह पे ताकतवर था उसमें उन्होंने टिकट बांटा, और उसमें गिव एंड टेक भी हुआ। कुछ चीज सीटें छोड़नी पड़ी तो छोड़ी भी, और कुछ लेनी पड़ी ली भी। तो गिव एंड टेक वाली जो स्थिति रही, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो घोषणा पत्र आया वो सबसे ज्यादा मारक था, जो क्षमता जो बढ़ाने वाली बात थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हमेशा इसकी बुनियाद में रहेगी, ये बात हमें हमेशा याद रखनी होगी। दोनों भारत यात्राएं, उसकी बुनियाद के ऊपर जो ये जो भारत कांग्रेस पार्टी का जो ये घोषणा पत्र आया, जिसको न्याय पत्र कहते हैं, जिसकी जो 5 जो उसमें वादे किए गए हैं, 5 गारंटी और 5 वादे और 25 गारंटियां हैं उसमें, तो वो जो थी, उन्होंने एक तो सबसे पहले तो बीजेपी की पैरों के नीचे से दरी खींच ली, कालीन खींच लिया उसके पैर के नीचे से, और मोदी जी अनाप शनाप बोलने लगे। जो सभी दर्शकों को पता है कि किस हद तक मोदी जी भाषा के निम्नतम स्तर तक और उतर आए, और इनफैक्ट कहा जाएगा प्रधानमंत्री पद के अनुसार तो वो गाली गलौज की भाषा है प्रधानमंत्री के लिए। उसके साथ ही क्या हुआ, जो इंडिया गठबंधन के जो साथ के दल हैं, साथी दल, उन्होंने भी अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्रों में कमोबेश उन्हीं पॉइंट्स को समावेशित किया जो कांग्रेस के पॉइंट्स थे। तो ये चीज जो है कि जो कांग्रेस अखिल भारतीय स्तर पे अपील कर रही थी वोटर को, वो ही अपील मतलब जो लुभा रही थी, लुभाया जो है, वो क्षेत्रीय दलों ने भी उसी स्तर पे लुभाया। वही चीजें, वही उन्होंने युवाओं के रोजगार की बात, महंगाई को घटाने की बात, अग्निवीर को रद्द करने की बात, सामाजिक न्याय की बात, जातिगत जनगणना की बात, मतलब जो कांग्रेस के मुख्य मुद्दे हैं, वो बाकी राष्ट्रीय मुद्दे जो क्षेत्रीय दल हैं उनके भी वही मुद्दे रहे। और फिर उसके बाद से जो इसमें जो युवा जो नेतृत्व है, जिसमें कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी
और ये जो युवा नेतृत्व है, उधर आपके तेलंगाना, उधर आंध्रा में शर्मिला हैं, और रेवंत रेड्डी हैं कांग्रेस के तेलंगाना में, इधर शिव कुमार है कांग्रेस के कर्नाटका में। तो ये एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर के आए। जो चीज तैयार हो रही थी जमीन पे, जो जनता का जो असंतोष पनप रहा था, उसको उभारने में इन सब ने अपना पूरी जम के ताकत लगाई, और उससे उनकी मारक क्षमता डेफिनेटली बढ़ी। और आज जो है, आज इंडिया गठबंधन मतलब इस स्थिति में आ गया कि वो 1 तारीख को ही बैठक कर रहा है अपनी, ताकि 4 तारीख को आने वाले परिणामों में को कैसे परिणामों के अनुसार हमें कौन सा नया कदम उठाना होगा, ताकि अफरा तफरी न मचे और हम तैयार हो प्लान ए, बी और सी, डी के साथ। तो ये चीज मेरे हिसाब से ये मुख्य इसका मारक क्षमता बढ़ने का जो ये रहा। और ये मारक क्षमता इतने तक बढ़ी कि जयराम रमेश ये बोल रहे हैं कि हम 48 घंटे के अंदर अपना प्रधानमंत्री तय कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़े जनता को भी कॉन्फिडेंस देता है, जो कि मोदी नहीं कौन वाली जनता जो है उसको एक कॉन्फिडेंस देता है। तो ये एक बहुत बड़ी एक जनता का विश्वास बढ़ाने वाली, और इंडिया गठबंधन का तो आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ है, ये हम सभी देख रहे हैं। जी जी, देखिए बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और प्रतिक्रियाओं के साथ हम थोड़ा बढ़ते हैं, फिर कुछ अपना एक विश्लेषण भी लेकर के आएंगे। और क्योंकि जवाब देते रहना जरूरी, जब हम विश्लेषण करते हैं तो दर्शकों का जो उसमें प्रतिक्रिया होती है। तो एक प्रतिक्रिया विनोद कुमार जी लिख रहे हैं, सारा खेल कांग्रेस की सीट पर, कांग्रेस 120 आ गई, फिर इंडिया की सरकार तय, अब कांग्रेस कितनी लाएगी इसका आकलन कीजिए। मैंने एक आकलन जो रखा अभी 100 से 110 का, वो बीजेपी से लड़ करके जीतने वाला आंकड़ा। इसके अलावा कांग्रेस अगर जेडीयू से जीतती है, कांग्रेस एकनाथ शिंदे से जीतती है, कांग्रेस लेफ्ट पार्टी से जीतती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी से जीतती है, तो फिर वो आंकड़ा जुड़ करके 120 नहीं 130 और 40 के बीच में आता दिख रहा है। तो इसलिए हम कॉन्फिडेंट है इतना कि हम जो 307 का आंकड़ा दे रहे हैं उसके पीछे रीजन यही है। और आपने सही प्रश्न उठाया था, मैंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया। नंदलाल यादव जी लिख रहे हैं, स्वर्गीय बालेश्वर जी का एक लोकगीत है, पूजा करें मंदिर में ध्यान लगाएं जूते पर। जाहिर बात है कन्याकुमारी पर आपका ध्यान है, और जहां नरेंद्र मोदी जी ध्यान करने वाले हैं, तो वो ध्यान आपने तो बहुत सही कहा, उनका ध्यान थोड़े वहां लगने वाला है। यहाँ चुनाव में क्या होगा वहां ध्यान होगा, चुनाव नतीजों पर ध्यान होगा। तो वो जाहिर बात, आपने बालेश्वर जी को याद करते हुए एक छायावादी स्टाइल में आपने एक बात कही है। लेकिन इसमें मैं एक बात और जोड़ दूं कि ध्यान लगाने गए हैं या ध्यान बटाने गए हैं, ये सही बात है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि आखिरी चरण में लोगों का ध्यान बटाने गए हैं, वो ध्यान लगाने कब गए हैं, ये मेरा टेक है। और सुमित जी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग कह रहे हैं। आगे हम थोड़ा जंप लेते हैं, आते हैं 7वां चरण। आते आते विजय राम जी कह रहे हैं कि मोदी जी की भाषा गली मोहल्ले की औरतों जैसी हो गई, तो झगड़ा करते हुए 7 पुश्तों की बात करते हैं। आज उन्होंने बयान दिया है, वो छोटा सा बयान है, जरूरत होगी तो हम सुना देंगे। हमने रखा हुआ है कि वो धमका रहे हैं सीधे कि अगर हम माने वो होता है हम अपनी पर आ गए तो आपकी 7 पुश्तें हम खंगाल देंगे, उस भाषा में वो बात कर रहे हैं। जैसन फ्रांसिस जी लिख रहे हैं, प्रेम जी वाज वाचिंग यू ऑन डीबी, यू जस्टिफाइड योर कैलकुलेशन विद मोर ग्रेट, कुडोस टू यू। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर जी टीवी मीडिया में दलाली शुरू है, सूरज कुमार जी बोल रहे। अभी अभी एक जगह से उठ के आया हूँ, 5 लोग मेरे, मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अगेंस्ट में बोल रहे थे, एक इकलौता मैं था, अपनी बारी में ही तो बोल सकता हूँ, तो किसी तरीके से अपनी बात रख लिया। लेकिन ओवरऑल जो शो का जो ये होता है, एक क्या बोलते हैं क्रक्स जो होता है, जो जनता लेती है, वो यही था कि भाई एनडीए गवर्नमेंट आ रही है, ये था, तो उसमें हमने अपनी बात रखी थी। तो अरविंद त्यागी जी कह रहे सर जिसकी भी सीट बढ़ाएगी वह बीजेपी से ही छीनेगा। नहीं, इसमें थोड़ा करेक्शन है, बीजेपी जेडीयू से भी तो छीनेगा, जेडीएस से भी छीनेगा, बीआरएस से भी छीनेगा, जहां बीआरएस कई जगह फाइट में सेकंड सीट पर होगी, और
आपको जगन मोहन रेड्डी से भी छीनेगा, लेफ्ट पार्टी से भी छीनेगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से भी एक दूसरे को छीनेंगे, लेफ्ट और टीएमसी में भी एक दूसरे को छीन सकते हैं जहां वो फर्स्ट सेकंड होंगे। इसलिए ये कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाता है। इवन इंडिया गठबंधन में भी वो चीजें कि कौन किससे कितना छीनेगा। आईएस पटेल जी कह रहे हैं राजनीतिक विशेषज्ञ और विश्लेषक जो टेबल पर बैठे बैठे बयान देते रहे, जबकि पब्लिक में जो अंडर करंट था उसे किसी ने देखा ही नहीं, तो देखने को तो अब भी तैयार नहीं है। हमारे भाई साहब का आज फोन आया, वो नरेंद्र मोदी जी के समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि अब तो बोलो तुम्हारा क्या आकलन है। फिर हमने सारी ब्रीफिंग की जो आमतौर पे करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि रहो तुम सपना देखो, जब चुनाव 4 जून आएगा ना तो जवाब नहीं दे सकोगे कि कैसे ये उलट गया। तो इस तरीके से बातें जो हैं हो रही हैं, क्योंकि कई इतना कैनवासिंग हुआ है टेलीविजन मीडिया से, मुख्य धारा की मीडिया से, कि ये बातें लोगों के दिमाग में बैठ गई हैं कि नरेंद्र मोदी जा ही नहीं सकते, वो हार ही नहीं सकते, वो अपराजय हैं। तो ये बातें आप अपने आसपास भी सुन रहे होंगे और निश्चित रूप से ऐसी बातें सुन रहे होंगे। अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं सुदामा के झूठ की वजह से मारक क्षमता बढ़ी। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी अगर मोदी मैजिक दिखाते थे, इस बार डिबैकल दिखा रहे अपनी पार्टी के लिए। भाई बहुत कारणों से, एक तो झूठ बोलने से, दूसरा अपने संगठन में बदलाव करने से, किसी को भी मुख्यमंत्री बना दिया, किसी को भी मुख्यमंत्री हटा दिया, पूरी सरकार बदल दो, किसी को भी टिकट मत दो, ये सब जो मनमानी चली है उसके कारण से भी ये स्थिति बनी है। शंकर दत्त जी लिख रहे हैं सर गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू, नाइस डिस्कशन, वी अप्रिशिएट द वे ऑफ योर एनालिसिस, थैंक यू वेरी मच। और अरविंद त्यागी जी हर समय हिंदू मुस्लिम करना, आज आप बोलते हैं मुझे ध्यान आता है, आज उसी डिबेट में, पिछले डिबेट में एक विश्लेषक ने कहा कि मुस्लिम समुदाय को हमने ऐसा देखा कि एक बार मस्जिद के से में बोला जा रहा है, मजमा लगा के बोला जा रहा है कि क्या दीन के लिए इस बार वोट देना है, और इस तरीके से उन्होंने ऐसा पोर्ट्रेट किया कि मुसलमान जो है इस बार एकदम बीजेपी को हराने के लिए एकदम धार्मिक आधार पर वोट कर रहा है। मैंने इसका जवाब दिया, वही बात कहने के लिए मैं कह रहा हूँ। देखिए मुसलमान इसलिए वोट नहीं कर रहा है बीजेपी को कि वो बीजेपी से उसको नफरत है। दरअसल बीजेपी ने मुसलमानों से नफरत शुरू की। बीजेपी ने कहा कि वो घुसपैठिया है, वो अधिक बच्चे पैदा करने वाले हैं, उसके हर नेता दिन रात मुसलमानों को कोसते रहते हैं। तो मुसलमान उनको कैसे वोट करे? भाई हम अपने आप को मुसलमान समझे तो हम कैसे वोट करें उस बीजेपी को जो दिन रात मुझे गाली दे धर्म के आधार पर? ये है मुसलमान। तो मुसलमान अगर बीजेपी को वोट कर रहा है तो ये धार्मिक आधार पर निर्णय ले रहा है, और आप यहाँ भी उसको कल्प्रिट बना रहे हैं, यहाँ भी उसको गुनहगार बना रहे हैं कि देखो ये गलत कर रहा है, बीजेपी को हराने के लिए पूरा धार्मिक आधार पर एकजुट हो गया। यानी यहाँ एक बार फिर आप उनको पेंट कर रहे हैं। दोनों आंखें खोलनी पड़ेगी, भाई क्या हो रहा है उसको एग्जैक्टली समझना पड़ेगा, तब हम किसी को गुनहगार बताएं। इसमें सीए, एनआरसी, बुलडोजर और लिंचिंग को भी जोड़ लीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीजें जुड़ेंगी जो पूरी पॉलिसीज रही है लगातार, कभी छुपी हुई थोड़ी है, सिलेक्टिव ढंग से कार्रवाई हुई है। भाई अभी क्या था, जेल से जो रिहा हुआ है 3-3.5 साल बाद सीए एनआरसी केस में शर्जील इमाम रिहा हुआ है। हाँ, 7 साल की अधिकतम सजा हो सकती थी, उसमें 3 साल 7 महीना जेल में रहने के बाद आज रिहा हो रहा है, और अभी तक सुनवाई का ठिकाना नहीं है। तो इस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो देखी नहीं जाएगी क्या? मैं थोड़ा सा हालांकि रिएक्शन के साथ साथ भटक रहा हूँ, लेकिन रिएक्शन भी हमें भटका रहे हैं, अलग अलग विषयों पर ले जा रहा हूँ, और इस बातचीत की खूबसूरती भी यही है। मैं ऐसा करूंगा, कुछ कुछ सवाल का आपसे जवाब लेता चलूंगा। मीनू जी जल्दी जल्दी में शॉर्ट में आप जवाब दीजिए पढ़ करके जी। बापू के बारे में, हाँ, बापू के बारे में ये अनपढ़ स्थापित कर दिया कि ये चौथी फेल है। बिल्कुल, देखिए बच्चा भी जानता है, आपकी किताबों में स्कूल की बहुत इनिशियल स्टेज में, प्राइमरी स्कूल के स्टेज पे ही आपको पता चल जाता है गांधी के बारे में, और इनको पता नहीं चला।
कि इनको 82 में, एक्चुअली तो मोदी जी को पता चला 82 में, क्योंकि 82 से पहले वो संघ की शाखा में जो गांधी के बारे में पढ़ते आए थे वो ही उनको सच लगता था, खुद तो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जब 82 की फिल्म देखी तो उनको गांधी का एक दूसरा पार्ट, दूसरा पर्सनैलिटी नजर आई, तो उनको वो, उनका दिमाग खुद झंझना गया इस बात से ये क्या पढ़ रहा हूं मैं। तो उन्होंने सोचा जो मैं सोच रहा हूँ सारी दुनिया इतनी अज्ञानी है। तो सारी दुनिया इतनी अज्ञानी नहीं है। गांधी एक विश्व की एक जानी मानी हस्ती अपने शुरुआती दौर से ही रहे हैं। दक्षिण अफ्रीका में थे वो जब से लेके, और जब तक उनका देहांत हुआ, और आज भी जिंदा है। गांधी एक अब तो विचारधारा का नाम है, गांधी व्यक्ति का नाम नहीं है जी। देखिए, कह रहे हैं सुमित शर्मा जी, सर जी सभी गोदी मीडिया एग्जिट पोल में बीजेपी प्लस एनडीए को 301 से 360 प्लस बताएगा। तो देखा जाएगा, बताएंगे, वो निश्चित रूप से अपना काम करेंगे। और घनश्याम भाई राम कह रहे कांग्रेस तो 125 से 135 सीट मिल सकती है। प्रेम जी, मीनू जी नमस्कार, आपका आकलन बिल्कुल सही है। और अरविंद त्यागी जी लिख रहे हैं सर पूछते कहाँ गए तो सब क्रांतिवीर ही तो निकलेंगे। ये समझ में नहीं आई बात। इसमें मैं एक थोड़ी सी बात जोड़ते हुए मीनू जी आपसे पूछता हूँ कि हालांकि सुरेंद्र दुबे सर जुड़ गए हमारे साथ। सुरेंद्र दुबे सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आज अग्निवीर को भी लेकर के प्रधानमंत्री जी ने बिना कुछ नाम लिए हुए थोड़ा एकदम बहुत बोझ रस के साथ में बोल रहे थे कि सेना खड़ी की जाती है इसलिए कि जंग जीतना होता है, जीतने के लिए सेना खड़ी की जाती है, इस तरह से वो बात दे रहे थे, तो कर रहे थे। और इसमें उनका भाव ये था कि जो अग्निवीर खड़ी कर रहे हैं तो युवाओं की फौज खड़ी कर रहे हैं, और किससे लड़ना है ये भी देखना है, किसके खिलाफ खड़ा होना है ये भी देखना है, ये सबको ध्यान में रख करके वो अग्निवीर लाए, ऐसा उनका आशय था। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि अग्निवीर योजना से सेना कमजोर हुई है, मजबूत नहीं हुई है। सारे लोग महसूस करते हैं, सेना से पूछ कर ये अग्निवीर नहीं आई, ये सारी बातें हैं, ये एक डिबेट है अपने आप में। लेकिन जो अग्निवीर है वो निश्चित रूप से बीजेपी को एक बड़ा डेंट लगाता हुआ नजर आ रहा है। अशोक दुबे जी लिख रहे हैं सारी दुनिया ये बात जानती है कि जब अपनी इस बात को बोलना चाहते हैं। अच्छा, हबीबुल्ला जी लिख रहे हैं आप कौन कौन से चैनल पर लाइव आते हैं उसका एक लिस्ट दे दीजिए। ओह माय गॉड, ये मैं कैसे बताऊं, सबके साथ अलग अलग होता है। ठीक है। विनय प्रसाद जी कह रहे हैं किसी चैनल पर भी डिबेट देख लीजिए, गोदी मीडिया पर लग रहा है जैसे मोदी जी जीत रहे हैं, लेकिन जो पब्लिक कितना जो अपने आप अपनी लड़ाई लड़ रही है वह गोदी चैनल को नहीं देख रहा है। ये सारी बातें हैं। शंकर दत्त जी लिख रहे हैं सर व्हाई डोंट कॉल मिस्टर जोशी, वी वांट हिम ऑन डायस, यू डोंट कॉल मिस्टर जोशी। जोशी जी का अपना कार्यक्रम चल रहा होता है, मैं क्या करूं, तो उनको भी तो चलाने दीजिए, बात करने दीजिए अपनी तरह से। उनके स्ट्रॉन्ग पैनलिस्ट होते हैं पूरे देश भर में, उनका बड़ा संपर्क है। अशोक दुबे जी लिख रहे हैं एक गांव में एक मोदी परिवार और पासवान परिवार रहता था। एक दिन पासवान परिवार में कुछ मेहमान आए और खाने के लिए कुछ थालियां कम पड़ गई, तो आगे अब तो अधूरा रह गया। सत्यमेव जयते लिख रहे हैं कांग्रेस को वोट शेयर 10% बढ़ा इसलिए तो इंडिया गठबंधन जीतने की उम्मीद बढ़ गई है। भाजपा को वाईएसआर की पार्टी सहयोग नहीं कर रही इसलिए मोदी की हार निश्चित है। और हितेश जी लिख रहे हैं नमस्कार प्रेम जी, आदरणीय मीनू जी आपका भी नमस्कार। और जॉर्ज सोरोस फंडिंग वाला, वाह गजब का आपने इनाम रखा है। जॉर्ज सोरोस तो नाम सुनकर के हिंदुस्तान में डर पैदा हो जाता है। सुनने में आया है नागपुर में 2 लाख से ज्यादा लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। नितिन गडकरी को महामानव और शाह हराना चाहता है। अब ये वोट पड़ गए, अब नाम रहना नहीं रहना सब बात अब अतीत में हो गई। अब तो चुनाव नतीजे देखने का दिन है। और इसमें निश्चित रूप से अभी हाल की नितिन गडकरी की बर्थडे पार्टी बहुत चर्चा में रही, जिसमें सारे कॉरपोरेट्स इकट्ठा हुए और ऐसा लगा मानो कोई नितिन गडकरी को बड़ी भूमिका वो लोग देने जा रहे हैं, इस तरह से नजर आ रही है। ये भी नरेंद्र मोदी जी के लिए एक परेशानी का सबब है। जो उन्होंने कभी अंबानी अडानी के खिलाफ बोला था यूं ही नहीं कहा था, उनको दिख गया था कि कॉरपोरेट जगत उनके खिलाफ हो रहा है, क्योंकि जनता मोदी जी के खिलाफ खड़ी है, जनता से सबको डर लगता है। अरविंद त्यागी जी कह रहे सर मेरे कहने का मतलब था ज्यादा हिंदू मुस्लिम करने से हिंदू भी नाराज हुए। हाँ,
ये बहुत सही बात है, हिंदू बिल्कुल नाराज हुए हैं। और शर्जिल इमाम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा था, एस पटेल जी ने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं प्रतिक्रियाओं पर थोड़े देर में आऊंगा। मैं मीनू जी आपसे एक सवाल छोटा सा लेता हूं, फिर सुरेंद्र दुबे सर के पास आता हूं। वो सवाल ये है कि ये जो फिजा बदली है, इसमें दो प्रमुख बात निश्चित तौर पर, एक दलित वोट, दूसरे मुस्लिम्स वोट, और इसके अलावा अति पिछड़ों का वोट, और इन सबके इकट्ठा होने के कारणों में से संविधान खतरे में होना, आरक्षण खतरे में होना, लोकतंत्र खतरे में होना, ये रहा। इसका इम्पैक्ट थोड़ा सा जल्दी में ही एनालाइज कीजिए, लेकिन हमारे दर्शकों को बताइए कि इंडिया गठबंधन क्यों आ रहा है 300 पार। जी हाँ, देखिए जो आपने अभी बताया कि संविधान खतरे में है, सबसे पहले तो दर्शकों को याद दिला दें दोबारा से, क्योंकि महीना डेढ़ महीना हो गया इलेक्शन चलते हुए, भूल ना गए हो आप कि ये संविधान खतरे में है कि बात उठी कैसे। देखिए भाजपा ने नारा दिया, मोदी और शाह ने, कि हमारा 400 पार, अब की बार 400 पार, और उसके बाद उनके छुटभैये छोटे छोटे नेताओं की तरफ से, उसमें छुटभैये में मैं बड़ा नेता भी कहूंगी, दिया कुमारी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से भी, उसके अलावा बहुत सारे छोटे छोटे नेताओं की तरफ से ये बात आने लगी कि हमें 400 सीटें इसलिए चाहिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। तो संविधान बदलने का मतलब भाजपा के लिए तो सीधा सीधा बहुत सारी चीजें हैं। एक तो पहले तो हिंदू राष्ट्र, और फिर उस हिंदू राष्ट्र में आरक्षण का कोई स्थान नहीं होने वाला है, तो सबसे पहले उसके ऊपर आरक्षण के लिए चोट पड़ने वाली है, जिससे कि हिंदू और सॉरी जो दलित है और ओबीसी है या अति पिछड़ा है, वो उनको उनके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि ऑलरेडी मोदी सरकार की जो आर्थिक नीतियां हैं, जो उसमें निजीकरण हो रहा है, निजीकरण की वजह से आरक्षण खत्म हो रहा है, उसके अलावा लेटरल जो एंट्रीज हो रही हैं, 37 जो एंट्रीज सरकारी नौकरियों में हो रही है वो, और नंबर 3 जो संविदा से नौकरियां आ रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट से नौकरियां दे रहे हैं, उससे भी आरक्षण खत्म हो रहा है। तो 3 तो वजह ये ऑलरेडी थी ही, और चौथी वजह आप संविधान में संशोधन करके ले आएंगे तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे। तो वो जो खतरा था, वो खतरा विपक्ष ने भांप लिया तुरंत, और उन्होंने फिर इसके ऊपर कैपिटलाइज किया, और उन्होंने जो अब इसमें कांग्रेस ने बड़े जिसको ऑप्टिक्स भी अच्छे बनाए कि संविधान की एक कॉपी दिखाई। राहुल गांधी हमेशा अपने हाथ में रखते हैं, और अब तो अधिकतर नेता अपने हाथ में संविधान की एक कॉपी रख रहे हैं, क्योंकि वो आप पूछेंगे दर्शक की भी कॉपी दिखाना क्या जरूरी है। देखिए दिखाना जरूरी है। मेरे असम्पशन ऐसी है कि बहुत बड़ा तबका एक ऐसा है भारत की आबादी का, जिनको कि संविधान का मतलब ये नहीं पता है कि संविधान एक किताब जैसी चीज है, इतना कुछ उसके अंदर लिखा हुआ है कि एक किताब है वो पूरी। तो वो देखने के बाद लोगों को समझ में आता है कि हाँ ये किताब है कानून की, जिसके हिसाब से हमारा देश चलता है, और इसे बदलना चाहते हैं, जिसको कि बाबा साहब अम्बेडकर, जिसको संविधान निर्माता कहे जाते हैं, कि उनका एक बहुत बड़ा इसमें योगदान रहा है। तो और ये देखिए, क्योंकि ओबीसी जो है, जो इसको बताया जाता है, जो मोटी जनगणना अंदाजा है, जनगणना तो कभी हुई नहीं है इस हिसाब से, कि 50% से ज्यादा आबादी ओबीसी के अंतर्गत आती है। मैं सही दे रही हूँ आंकड़ा, प्रेम जी आप अगर करेक्ट करेंगे। उसमें दलित आबादी का बहुत बड़ा प्रतिशत है, 18% के करीब माना जाता है, शायद देश की आबादी में 18% के करीब दलित आबादी है। तो इतनी सारी आबादी जो है, अगर उनको जो इस वक्त वो जो आजादी मिली उसके बाद, उस समय भी और उसके बाद भी, वो तो जो देश ने प्रगति की और जो सामाजिक जो अन्याय हुआ उनके साथ, उस वजह से वो बहुत पीछे रह गए थे प्रगति की दौड़ में भी, और समाज में जो सबके साथ बराबरी का जो व्यवहार होना चाहिए, जो संविधान ने कहा था, वो उनको मिल नहीं पा रहा था। उसके लिए जरूरी था कि उनको आरक्षण दिया जाए सरकार की तरफ से, शिक्षा में आरक्षण दिया गया, नौकरियों में आरक्षण दिया गया, और उससे फर्क भी पड़ा। लेकिन जो भाजपा सरकार है, जो उनकी जो मूल उनकी नीतियां हैं, उसमें उनको हिंदू तो बनाते हैं वो लोग, ओबीसी को और दलित को, लेकिन उनको अधिकार नहीं देना चाहते। वोट का समय आता है, जब वोट लेने का टाइम आता है, तो वो सब उनके लिए हिंदू हैं। लेकिन वोट का समय, जब वोट का सीजन खत्म हो जाता है, तो आप सब जानते हैं कि किस तरीके से दलितों, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होते हैं इस देश के ऊपर। आज भी आदिवासियों के ऊपर भाजपा के नेता पेशाब करता हुआ याद होगा आपको, मध्य प्रदेश में एक वीडियो जो वायरल हुआ था। इस तरह की जो अत्याचार है दलितों के ऊपर, मूछ नहीं रख सकते, घोड़ी नहीं चढ़ सकते शादी में, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो वो चीजें उनको तुरंत एक चीज घर कर गई, और बताया तो ये तक जा रहा है कि
जो दलित वोटर जो मायावती के प्रबल समर्थक हैं, उन्होंने भी मायावती की जो उदासी है, जो एक सुस्ती है, उसको देखते हुए उन्होंने भी ये फैसला किया कि वोट इस वक्त इंडिया गठबंधन को दिया जाए, क्योंकि आरक्षण खतरे में है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण बना है कि अगर ओबीसी आबादी में से भी इतना बहुत बड़ा तबका इंडिया गठबंधन को वोट देगा, जो कि अधिकतर स्टेट्स में देख लीजिए आप, कौन से स्टेट्स में ना गिने कि ओबीसी और दलित आबादी कौन से स्टेट्स में नहीं है, तो सभी स्टेट्स में है। आपका डीएमके देख लीजिए, सॉरी तमिलनाडु में देख लीजिए, केरल में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, यूपी में देख लीजिए, आपका राजस्थान में देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, कौन सा स्टेट ऐसा है जहां दलित और ओबीसी की आबादी नहीं है। तो इसलिए संविधान की जो बात है, संविधान बदलने का जो खतरा मंडराया सिर के ऊपर, वो एक बहुत बड़ा कारण बना, जिससे कि लामबंद हुई जनता एक तरफ। और ये बड़े एक देश के लोकतंत्र के लिए एक सुखद ये एक नया डेवलपमेंट हुआ है कि जनता अपने अधिकार के प्रति जागृत हुई और उठ के खड़ी हुई और उसने वोट डाला। अब क्या वोट डाला वो अब आपको 4 तारीख को समझ में आएगा, जिसका कि आकलन जो कि भाई क्या डाला जनता ने वोट, वो आपको शुरुआत में प्रेम कुमार जी ने आपको दिया ही है। उसको और मेरी बात को मिला के आप समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जी जी, मैं अब दुबे सर के पास आऊंगा। और दुबे सर, एक आपको नरेंद्र मोदी जी ध्यान पे गए हैं, दर्शक भी आपसे सवाल कर रहे हैं और उस बारे में, लेकिन ये जो ध्यान पर गए हैं तो उससे पहले धमका के गए हैं, लोगों को उन्होंने धमकी दी है। और जो धमकी दी है वो बाइट हम आपको सुना देंगे, तो थोड़ा जवाब देना आपको आसान रहेगा, हमारे दर्शकों को समझना भी आसान रहेगा। बहुत छोटी सी बाइट है, इसलिए थोड़ा ध्यान लगा के सुनिएगा, छोटी सी बाइट है। बैठा हूं, इसका मतलब ये समझिए, गलती मत कीजिए मोदी को समझने की। अगर मोदी जिस दिन मुंह खोलेगा तो हमारी 7 पीढ़ी के पाप निकाल करके रख दूंगा। ये है सुरेंद्र दुबे सर, ये भाषा आज है नरेंद्र मोदी जी की ध्यान में जाने से पहले। तो वो ध्यान भटका रहे हैं कि ध्यान में जा रहे हैं, क्या लगता है? देखिए प्रेम कुमार जी, उनका अगर मोदी मुंह खोलेगा, पिछले 10 साल से मुंह ही तो खोल रहे हैं, दिन रात बोलते हैं, और फिर भी अभी उनको दुख है कि अगर हमने मुंह खोला। ये तो वो कहता है जो आदमी कम बोलता है कि अगर हमने बोल दिया तो अब इसके आगे क्या बोलेंगे। देखिए ये भी उसी हताशा का एक सबूत है क्लाइमेक्स पर। तो उनको लग रहा कि वैसे नहीं समझ में तो ऐसे कर देते। आज मुझसे कई लोगों ने पूछा कि साहब वो अब तो आप पहुंच गए मोदी जी, और ध्यान करेंगे, और ध्यान में क्या सोचेंगे। तो हमने कहा देखिए मैं उसका एक परिदृश्य की कल्पना करता, मुझे तो पता नहीं कि वो क्या सोचेंगे। वो ये सोचेंगे कि हमने इस देश में इतनी चीजें बता दी, मंगलसूत्र खतरे में है, भैंस खतरे में है, महात्मा, और सबसे बड़ा जो इस समय ध्यान करें, बाकी बातें पुरानी हो गई, कि ये इस देश में कितने मूर्ख लोग हैं कि महात्मा गांधी को नहीं जानते। जब गांधी फिल्म आई तब महात्मा गांधी को जान पाए लोग। इस पर ध्यान करेंगे कि उनकी मूर्खता का क्या इलाज किया जाए। एक ये ध्यान करेंगे कि मैं इस देश को 10 साल से भूखा रखेंगे, रोजी रोटी की बात नहीं कर रहा हूं, और वोट नहीं दे रहे थे ये लोग। 24 में क्या हो गया, मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई जो मैं इनको फिर मूर्ख नहीं बना पा रहा हूं। इस पर ध्यान करेंगे भाई, ध्यानी आदमी। और पूरी बेशर्मी के साथ पूरा टेलीवाइज होगा। मैं एक परिदृश्य आपके सामने बताता हूँ। शुरू हो चुका है टेलीवाइज होना। जी, टेलीवाइज होना जारी है। हाँ, नहीं वो टेलीवाइज होगा। अभी उसके आगे की स्क्रिप्ट क्या है, वो बाकायदा टीवी के एंकर्स को सब स्क्रिप्ट पहुंच गई होगी कि आप ये बताएंगे,
और उसका नटसेल ये होगा कि हे हिंदुओं, तुम कितने मूर्ख हो, इतने बड़े हिंदू नेता को नहीं समझ पाए। चलो 6 चरण में तुमने मूर्खता की, 7वें चरण में थोड़ा ध्यान रखो, 57-58 क्या सीट है, तो 6 चरण में तो हम लोग मूर्खता कर चुके हैं, तो अब हम उसमें कोई इम्प्रूवमेंट तो नहीं कर सकते, 7वें में कर लो। लोग गए थे चुनाव आयोग के पास, बिला वजह गए, जब मालूम है कि नहीं सुनेंगे तो काहे के लिए गए, सर फोड़ने के लिए। और अगर हो सकता है कि मूड में आ जाए, प्रमुख चुनाव आयोग से बहुत ही विटी आदमी है, तो हो सकता है वो उनको नड्डा जी को फोन करे, तो वही क्या हो रहा है, मोदी जी को हमने मना किया तुमको चिट्ठी लिख करके कि कोई प्रचार नहीं होगा, तो मोदी नड्डा जी कहेंगे नहीं हम फोन मिला रहे हैं, मोदी जी उठा नहीं रहे फोन, ध्यान में है, और फोन उठावे बात हो जाए तब फिर हम आगे की कोई बात करें। आज से लेकर के 4 जून को काउंटिंग समाप्त होने तक आप ये समझिए कत्ल की रात है, क्या हो जाएगा क्या नहीं होगा आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोग हो सकता है जीत जाए और फिर हार जाए, और कुछ लोग हार के फिर जीत जाए, क्योंकि देखिए संवैधानिक संस्थाएं अपना दायित्व निर्वाह करने की दिशा में मतलब कोई प्रयास नहीं कर रहे, बल्कि वो सत्ता के साथ ही खड़ी है, तो ऐसे में स्थिति तो खराब होती। तो ये इस पर डिपेंड करेगा कि कितना अंतर है। हमारी 200 सीट आ गई, 272, तो 72 की तो मतलब जादूगिरी नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर 40-50 के आसपास होंगे तो फिर उसकी जादूगिरी, भाई प्रधानमंत्री वो हैं, राष्ट्रपति उनका, सारा चुनाव आयोग उनका, ब्यूरोक्रेट उनकी, ब्यूरोक्रेसी उनकी, क्या नहीं है। और वो आज ही मुझे लगता है अभी जो दिन उन्होंने कुछ सचिवों को इधर उधर किया तो यही जाके किया होगा, और हम जोड़ लें तो सेना अध्यक्ष को भी इसीलिए 1 महीने का वो दे दिया, वरना तो वो हट भी जाते तो जो सेकंड इन कमांड हो तो ऑटोमेटिक संभाल लेता। अगर मान लो युद्ध भी करना हो तो सेकंड इन कमांड चालू हो जाएगा। संस्थाओं में किसी व्यक्ति से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, वो तो पद है भरते हैं, खाली होते हैं। तो ये पूरा 3 दिन हम लोगों को सबको समझाया जाएगा कि एक बहुत बड़ा हो सकता है कि वो अभी कल तक आपको क्या कहते हैं वो स्वामी विवेकानंद के पोज में दिखाई पड़े, उस ढंग का साफा बांधे। बस एक चीज हम ढूंढे, आज हमने बहुत ढूंढा, मुझे विवेकानंद जी की कोई दाढ़ी वाली फोटो नहीं मिली, क्लीन शेव वाली मिली। तो अब क्या क्लीन शेव हो जाएंगे? भाई पूरा मतलब मिलना चाहिए ना, क्योंकि बंगाल में देखिए दाढ़ी बढ़ा ली थी उन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर बनने के लिए, नहीं बन पाए अलग बात, तो हम उनकी क्षमताओं पर प्रश्न नहीं उठा सकते। हो सकता कोई ऐसा करे। उन्होंने विवेकानंद में क्या किया था अमेरिका में तो हम लोग जानते हैं, हमारा टीवी एंकर बताएगा कि इसी तरह से उस समय भी देश पर संकट था जब विवेकानंद ने जो अमेरिका में जाके किया। यहाँ भी आप लोग वही करिए, क्योंकि सेम स्थिति है। उस समय हिंदू खतरे में था, इस समय भी हिंदू खतरे में। जो कि विवेकानंद हिंदू की बात करने नहीं गए, तो भारतीय दर्शन की बात करने गए। अब वो कुछ भी समझाया जा सकता है। मैं इसे बताया कि मैं ये ऐसा कल्पना कर पा रहा हूँ कि कोई ना कोई कई दिन की स्क्रिप्ट तैयार होगी। भाई तो 48 घंटे 72 घंटे लगने हैं ना, पूरा जान लगा दें कि 58 में 58 मिल जाए, तो अगर 220 के आसपास पहुंच गए हैं, 200 कुछ तो अपने प्रेम कुमार जी पहुंचा ही चुके हैं, तो इन्हीं को देखना है कि 58 में 58 न चली जाए कि 270 पहुंच जाए। मेरा तो मानना है कि अगर वो 300 आ रहे होगा विपक्ष तो फिर वो 350 तक जाएगा। तो मैंने 3-4 दिन पहले भी कहा तो 325 के आसपास कहीं 310 पर नहीं रुकने वाले। लेकिन अब क्या होगा, कैसे काउंटिंग होगी, क्या मतलब काउंटिंग होने में ही बवाल हो जाएगा, हम इन सारी चीजों की सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। और एक
अच्छे नागरिक होने के नाते ये भी कल्पना कर सकते हैं कि सब कुछ प्रेम कुंवर निपट जाएगा और लोकतंत्र इस देश में सुरक्षित रहेगा सारी समस्याओं के बाद। हबीबुल्ला जी लगातार लिख रहे हैं कि आप बताइए, मुंह से ही बता दीजिए किस किस चैनल पर जाते हैं। तो देखिए, टाइम्स नाउ, रिपब्लिक भारत, एबीपी न्यूज़, इंडिया डेली, न्यूज़ 18, ये कुछ चैनल्स हैं जहां हम रेगुलर जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में 2 के साथ हम एग्रीमेंट से बंधे हैं, तो बाकी जगह जाना मेरा बंद हो गया है। एक न्यूज़ 18 और दूसरा इंडिया डेली। तो न्यूज़ चैनल में हम इन दिनों सिर्फ 2 ही पर दिखते हैं, लेकिन सोशल मीडिया के तमाम चैनल्स, चाहे टीवी लाइव हो, चाहे आपको प्रज्ञा मिश्रा का उल्टा चश्मा हो, मैं तो नाम भी भूलता रहता हूँ, न्यूज़ लॉन्चर हो, या अपने वर्धन जी, आज़ाद वर्धन जी वाला चैनल हो, इन सब जगह पर मैं नियमित रूप से बैठता हूँ। इसके अलावा बीच में कोई ना कोई आकर के इंटरव्यूज ले जाता है, वो अलग चीज़ें होती हैं। वो नियमित रूप से हर दिन 1-2 कोई ना कोई आके इंटरव्यूज ले जाते हैं। तो ये हमारे दिनचर्या में शामिल है, लेकिन आपने पूछा तो हमने बताया। अब यहाँ हम एक आते हैं, विश्लेषण पर लौटते हैं कि इस पूरे चुनाव में हमने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीट ला रही है। ये बताने के लिए उनको बोलना पड़ रहा है कि हम बंगाल में एकदम टीएमसी से भी ज़्यादा सीट ला रहे हैं। उनको बोलना पड़ रहा है कि बीजू जनता दल से भी हम ज़्यादा सीट ला रहे हैं। उनको बोलना पड़ रहा है कि तेलंगाना में हम कांग्रेस के बराबर सीट ला रहे हैं। उनको बोलना पड़ रहा है कि आंध्र प्रदेश में हम टीडीपी के साथ में पूरा क्लीन स्वीप कर रहे हैं। इन सब में से कोई बातें सही नहीं हो रही। अगर सही हो रही हैं तब तो ठीक है, आप आ रहे हैं, ये बात आप समझ रहे हैं। इसका मतलब है कि इतना बड़ा जो घाटा है, ये घाटा इंदी पट्टी क्षेत्र में ही आपको हो रहा है और महाराष्ट्र उसमें शामिल है। महाराष्ट्र से लेकर के उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, इन सब जगहों पर आपको बम्पर नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान का जो कई कारण है कि इस बार, एक तो हमारे दर्शक ने भी लिखा है कि इंडिया गठबंधन की ओर से भाषा का स्तर बनाए रखा गया, किसी ने अनाप शनाप भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। दूसरी तरफ बीजेपी के तरफ से नरेंद्र मोदी जी निचले स्तर पर भाषा के गए, ये सबके सामने है। इंडिया गठबंधन ने मुद्दों पर फोकस किया। आज अगर ये नरेंद्र मोदी गुस्सा दिखा रहे हैं अग्निवीर के मामले पर, इसका मतलब है कि अग्निवीर पर भी इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी जी को मुंह खोलने के लिए विवश कर दिया। इससे पहले आरक्षण पर भी मजबूर कर दिया था, संविधान पर भी मजबूर कर दिया था। इन सब मुद्दों पर इंडिया गठबंधन ने बीजेपी को विवश किया कि वो बोले। और इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत थी कि अपने मैनिफेस्टो पर नरेंद्र मोदी जी को विवश कर दिया कि वो कमेंट करें। और उन्होंने जो जो कमेंट्स किए, वो कमेंट्स इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचा रहा था, बीजेपी को नुकसान पहुंचा रहा था। ये एक अलग किस्म से आपको विश्लेषण करने की आवश्यकता होगी। मैं एक बयान राहुल गांधी का दिखाना चाहता हूं, मीनू जी, आपके पास आने से पहले, अग्निवीर को लेकर के। आज अग्निवीर पर उन्होंने पंजाब में शहीद परिवार के घर में भी वो गए, मुलाकात की, आज चौपाल भी लगाई, वो सारी चीजें। लेकिन इन्होंने, राहुल गांधी ने जो अग्निवीर पर जवाब दिया था, वो हम सुनाना चाहते हैं। वो गोडसे को क्षमा कीजिए, अग्निवीर वाली बाइट नहीं है, लेकिन फिर भी ये सुनना जरूरी है कि गोडसे वाला जो गांधी वाला जो प्रकरण था, जिसमें गांधी, नरेंद्र मोदी ने कहा कि गांधी को लोग तभी जाने जब गांधी फिल्म आई। इस पर हमारे दर्शक लगातार प्रतिक्रिया कर दे रहे थे, तो मैंने उसी बयान को सिलेक्ट किया। मैं भी तो दिमाग से सिंक आउट हो जाता हूँ, तो थोड़े बोलने में, इंट्रो देने में गलती हो गई। वो गांधी जी को नहीं समझ सकते, वो गोडसे को समझते हैं, गोडसे के रास्ते को अपनाते हैं। गांधी जी पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन थे। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब लोग गांधी से इंस्पायर हुए। हिंदुस्तान में करोड़ों लोग गांधी का रास्ता अपनाते हैं, अहिंसा और
सत्य के रास्ते पे चलते हैं। लड़ाई सत्य और असत्य के बीच में है, हिंसा और अहिंसा के बीच में है। हिंसा के लोग, असत्य के लोग ना अहिंसा को समझ सकते हैं ना सत्य को समझते हैं। धन्यवाद। तो एक करारा जवाब, एक मजबूत जवाब जो है इनकी तरफ से आया, राहुल गांधी की तरफ से। तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ मीनू जी, इस पर क्या आपका रिएक्शन है आपका? राहुल गांधी ने जो जवाब दिया। जी, राहुल गांधी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो व्यक्ति गोडसे की विचारधारा के जिंदगी समर्थक रहे, मतलब ये तो मोदी जी 2014 के बाद जब विदेशों में गए और विदेशों में जाके देखा कि जहां जाए तो वहां महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी है, वहां के नेता उनका वेलकम ही ये कह के कर रहे हैं कि यू कम फ्रॉम द कंट्री ऑफ महात्मा गांधी। तो उनको तो लगा कि अरे मेरा तो पूज्य गोडसे था और यहाँ इनके पूज्य महात्मा गांधी है। तो यहाँ जितने भी विदेशी मेहमान आए, विदेशी नेता आए, उन्होंने हमारे देश की धरती पे आके वो सबसे पहले राजघाट जाते हैं। मोदी को बहुत बाद में समझ में आया तो फिर वो G20 पे पूरा उन्होंने इवेंट ही बना दिया उसका, जो इनको आदत है नौटंकी करने की। पूरे नेताओं को ले गए, पूरा लाइन लगा के, और उनका पूरा एक तरीके से वहां पे उनसे श्रद्धांजलि अर्पित कराया। तो इनको बाद में, इनको तो गांधी फिल्म बनने के बाद भी नहीं समझ में आया था, इनको तो अभी भी समझ में नहीं आया है। इनके लिए गांधी की वैल्यू केवल टिश्यू पेपर जितनी है, जिसका कि जब जरूरत पड़ती है टिश्यू पेपर की उसको इस्तेमाल करके और फेंक दिया जाता है। तो गांधी इनके लिए वो ही चीज है। जब ये विदेश जाते हैं तो इनको गांधी काम आता है कि भाई यू कम फ्रॉम द कंट्री ऑफ गांधी, और या फिर गांधी की विचारधारा का लोग कोट करते हैं। जहां भी जाते हैं वहां गांधी की बात हो रही है। और आज के टाइम में तो दोबारा से गांधी के बारे में सारी बातें हो रही है। जिस तरीके का पूरे विश्व के अंदर तनाव है और हिंसा का माहौल है चारों तरफ, उस वक्त कहा जा रहा है कि भाई गांधी के जो रास्ते पे चली है अहिंसा और सत्याग्रह के, तो शायद उसी से सॉल्यूशन निकल सकता है, वर्ल्ड पीस रेस्टोर हो सकती है। तो वो चीजें इनको, क्योंकि इनको तो अपनी इमेज बनती है गांधी के नाम लेने से, इसलिए गांधी का नाम ले रहे हैं। नहीं तो संघ के प्रचारक के तौर पे मोदी जी मुख्यमंत्री बनने से पहले संघ के प्रचारक थे, जिंदगी संघ के प्रचारक रहे। और आरएसएस के जो संघ के प्रचारक है या संघ की शाखाओं में गांधी के विरोध में जितना विश्वमन किया जाता है वो सबको मालूम है कि गांधी के बारे में इनके, आप देखिए ना कितने गंदे गंदे मीम्स और फोटोज तो आज नहीं, बहुत जमाने से आते थे। तो मोदी जी उसी विचारधारा के साथ बड़े हुए हैं। लेकिन अब राहुल गांधी ने जो आज बात की है, राहुल गांधी ने इस नफरत के माहौल में मोहब्बत की जो बात की, शुरुआत में उन्होंने कहा मैं मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ नफरत के बाजार में। लोगों को शुरू में मजाक उड़ाया, लोगों को जमी नहीं, हजम नहीं हुई वो बात, लेकिन धीरे धीरे देखा कि लोगों ने रियलाइज किया और एक माहौल में तनाव कम हुआ। और उस तनाव कम होने के बाद लोगों ने सोचना शुरू किया और आज उसका एक कल्मिनेशन है कि आज जनता अपने मुद्दों को समझने लगी है और उनको समझ में आया कि हाँ कोई है जो एड्रेस करेगा हमारे मुद्दों को, और जो इस देश की नब्ज पे हाथ रखे हुए है कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ हुई। मोदी की राजनीति जो नफरत के बुनियाद पे खड़ी थी उसको एक झटके में धराशायी कर दिया राहुल गांधी ने। मोदी को प्रॉब्लम इसी बात की है और राहुल गांधी ने सही नब्ज को पकड़ा और वो चलते चले गए। और आज आप जो हिंदी पट्टी की जो बात आपने बता रहे हैं कि भाई वहां नुकसान हो रहा है, देखिए हिंदी पट्टी ही वो जगह थी जहां पे राहुल गांधी की यात्रा नंबर 2 में अभूतपूर्व जनसैलाब उमड़ा, उसमें युवाओं की संख्या सबसे ज्यादा थी। आप बिहार ले लीजिए, जिन जिन इलाकों से गुजरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका, जिन जिन भी इलाकों से गुजरी वहां एक अजीब तरीके से ऊर्जा थी, भीड़ इतनी थी कि आप लोगों ने कल्पना ही नहीं की। तो वहां से जो माहौल बनता चला गया वो अब दिखाई दे रहा है। तो मोदी जी को तो प्रॉब्लम हो ही रही है। अब ये ध्यान लगाने से कुछ भी कर ले। देखिए मोदी जी, मैं भी बोलना चाहती हूँ इस ध्यान वाली बात पे। मोदी जी जो है ये ध्यान लगाते लगाते कहीं ये ना कह दें कि कोई रोशनी उतरी अचानक, जो जहाँ कैमरास लगे होंगे तो वो जैसे नकली रोशनी की, भाई कोई ऊपर से भगवान ने मेरे अंदर रोशनी प्रविष्ट करा दी है और उसके बाद ही सरमन्स देना शुरू कर दें, कुछ प्रवचन देना शुरू कर दें
कि मेरे अंदर तो आत्मा प्रविष्ट हो गई है, भगवान खुद परमात्मा उतरा है मेरे भीतर। तो ये खुद ऐसे भी कर सकते हैं। और ये एक वैसे तो ये बंगाल का जो वोटर है उसको सीधे सीधे प्रभावित करने की इनकी चाल है ये, कि बंगाल का वोटर देखेगा कि अरे भाई ये तो विवेकानंद उसी जगह पे बैठे हैं और ये भी नरेंद्र वो भी नरेंद्र, तो वास्तव में ये तो भाई इनको वोट दिया जाना चाहिए। लेकिन पब्लिक ने पहले जो ऐसा अभी दुबे जी ने बताया कि इन्होंने टैगोर बनने की भी कोशिश की थी, वो दाढ़ी वाड़ी बना के, उल्टे पब्लिक ने इनको टैगोर की जगह ठगोर कहना शुरू कर दिया था कि ये ठगोर है, टैगोर नहीं है। तो वहां पब्लिक ने जब भी वोट नहीं दिया, हालांकि इनके वोट परसेंटेज बढ़ा, लेकिन वहां सरकार तो नहीं बना पाए ना। आप कितने भी टैगोर बन जाए, इन्होंने टैगोर की तरह किताबें वगैरह हाथ में लेके और पढ़ के और ये दिखाया कि मैं टैगोर की तरह ही बुद्धिजीवी और बड़ा पढ़ने लिखने वाला इंसान हूँ। तो कोई ऐसा रंगे से यार सबको समझ में आते हैं कि कौन है। और आप जो वहां जा रहे हैं, जो कहना जो दुबे जी का कि आप जो ध्यान करेंगे तो मन में तो चित्त में तो शांति होनी चाहिए, तो आप तो कुछ और सोच रहे होंगे। आपका ध्यान उन 12, 13, 14, 15 कैमरास की तरफ होगा जो आपके चारों तरफ लगे हुए हैं। आज वायर ने एक बड़ी छोटी सी 30 सेकंड की एक छोटी सी एक कार्टून फिल्म जैसे करके एक जारी की है, उसमें बड़ा अच्छा दिखाया है कि मोदी जी बैठे और 12-13 कैमरे उसके चारों तरफ लगे हैं। और एंड में एक वाक्य आता है जो कि विवेकानंद जी ने, स्वामी विवेकानंद ने वो ऑल रिलीजन कॉन्फ्रेंस में बोला था 1898 में कि अवेक एंड अराइज एंड स्टॉप, जब तक ना रुकिए जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए, उठो जागो। और जब तक न रुको जब तक कि आपका लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो उसमें वो कहते हैं कि उठो जागो और जब तक न रुको जब तक कि कैमरा के हर एंगल से मेरी फोटो ना आ जाए। बड़ी इंटरेस्टिंग वो वीडियो है, दर्शक अगर देख सके तो उसको निकाल के देखें। तो वो सारी उसकी ध्यान की जो इनकी जो नौटंकी है उसमें उसका पंक्चर कर दिया है वायर ने। जी मैं आज एक और महत्वपूर्ण बात हुई है कि मनमोहन सिंह जी ने, पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की, बल्कि एक चिट्ठी तो उन्होंने मनीष तिवारी के लिए भी जारी की जो पर्सनल उनके लोकसभा सीट के लिए है, लेकिन ओवरऑल एक मतदाताओं के लिए चिट्ठी जारी की है। उस चिट्ठी में जो बात कही गई है उसको पूरा बताना तो मुश्किल है, मैं प्रतीकात्मक तौर पर स्क्रीन पर लाता हूँ और सुरेंद्र दुबे सर के पास आता हूँ कि इस चिट्ठी में सुरेंद्र दुबे सर एक बात कही गई है कि नरेंद्र मोदी जी ने आज तक देश में जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी तुलना में करें तो इन्होंने प्रधानमंत्री पद की गरिमा को गिराया है। इन्होंने पंजाब का भी मान मर्दन किया है, किसानों का भी मान मर्दन किया है, सिविल सोसाइटीज का भी किया है। उन्होंने बहुत बातें जोड़ी हैं जिसमें किसानों की मौत पर चुप रहना, आंदोलन करने वालों को आंदोलन जीवी और परजीवी बोलना, किसानों पर जुल्म करना, जो भाषाएं बोली गई, अर्बन नक्सल जैसी भाषा जो बोली गई, उन सब चीज़ों का भी लगभग जिक्र है। और ये कि डिग्निटी उन्होंने हर तरह से ख़त्म की है और जो सपने दिखाए वो सपनों को पूरा नहीं किए, झूठ पर झूठ बोलते गए, झूठे आंकड़े रखे और इस तरीके से पूरी चिट्ठी का लबोलुआब है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? आपकी टिप्पणी चाहता हूँ, बहुत जरूरी है। देखिए, ये किसने जारी की है चिट्ठी? डॉक्टर मनमोहन सिंह ने स्वयं चिट्ठी साइन करके जारी की है और क्या नाम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको उन्होंने बताया है पवन खेड़ा ने, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आपको सुना देते हैं फिर आते हैं आपके पास। देश में किया, पंजाब सूबे का नाम पूरे विश्व में रोशन किया। जब उनसे बात हुई इस विषय में, अपील के विषय में, तो जो पीड़ा थी उनकी आवाज में, जो दर्द था उनकी आवाज में, वो सुनकर आंखों में आंसू आए। जिस आदमी ने, जिस शख्स ने अपने हाथ से, अपने पसीने से एक चमन को सींचा हो और वो चमन जिस तरह से छिन्न भिन्न किया जा रहा हो, बिखराया जा रहा हो, फूलों को नोचा जा रहा हो, तो देखकर उनको क्या दर्द होता होगा वो मैं महसूस कर पा रहा था। देवेंद्र जी और मैं दोनों उनसे जब बात कर रहे थे तो जो उन्होंने लिखा वो दर्द भी इसमें आपको महसूस आप भी कर पाएंगे।
कोई भी वर्ग इस समाज का, इस देश का पिछले जब तो 10 साल 2004 से 14 के दौरान जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की यूपीए की सरकार ने किया, ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसको कोई लाभ न पहुंचा हो। किसान हो, नौजवान हो, महिलाएं हो, दलित, शोषित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मध्यम वर्ग, व्यापारी, कोई ऐसा नहीं बचा। और पिछले 10 साल में जो इन तमाम वर्गों के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। जी सुरेंद्र दुबे सर, और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ तक कि मुझे भी नहीं छोड़ा नरेंद्र मोदी ने, जो मैं किसी के साथ मैंने भेदभाव नहीं किया, मुझे उन्होंने एक समुदाय को दूसरे समुदाय से लड़ाने वाला व्यक्ति के तौर पर उद्धृत किया। ये पीड़ा भी उन्होंने रखी। जी ठीक है, देखिए मनमोहन सिंह ने की चिट्ठी वर्तमान शासन या सीधे सीधे प्रधानमंत्री को एक्सपोज करने की दिशा में मैं मास्टर स्ट्रोक मान सकता हूं। अब ये इस पर डिपेंड करेगा कि बाकी इस समय जो समय है, एक तरफ ध्यान की मुद्रा का प्रचार हो रहा है और उसके कंपैरिजन में उसके सामने क्या मनमोहन सिंह की चिट्ठी इतनी वायरल होगी, हो सकती, सोशल मीडिया का जमाना है, क्या उस पर डिस्कशंस हो सकते, क्योंकि उन्होंने वाजिब प्रश्न उठाए। क्या कांग्रेस को लोगों के हाथ में एक चिट्ठी इस ढंग से इसको जारी किया गया कि हम इसके लड़ेंगे, और अगर ये पिछले अगले 1 तारीख तक, तो इस पर तो रोक नहीं है, अगर उनके ध्यान के टेलीवाइज करने पर रोक नहीं है, तो कांग्रेस की ये चिट्ठी के पर भी डिस्कशन करने पर रोक नहीं है। क्या ये सारे जो यूट्यूबर्स हैं या अन्य सोशल मीडिया है, वहां इस चिट्ठी को लेकर चर्चा होगी, और ऐसा हो तो एक बिल्कुल अलग माहौल बन सकता है, क्योंकि लोग जो प्रश्न उठाए हैं मनमोहन सिंह जी ने, वो हमारी आपकी सबकी पीड़ा है। उन्होंने मतलब सिर्फ ये नहीं कहा कि मुझे भी लड़ाने वाले, कहा गया एक बिंदु, बाकी सबकी पीड़ा को शामिल किया है। तो मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस इंटेलिजेंटली इसको प्ले करेगी तो ये बात संभवतः जो घोषणा पत्र जिसे खुद मोदी ने सबसे ज्यादा प्रचारित किया, उससे ज्यादा बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो सकती है कि बात लोगों तक, ये पूरी कन्फाइंड बात किसी एक आदमी के मुंह से नहीं कही गई, वो भी पूर्व प्रधानमंत्री के लेवल से, वो भी मनमोहन सिंह जिनके भी ईमानदारी के चर्चे हैं, जिन पर कोई सीबीआई ईडी का कोई आरोप नहीं है। बीजेपी क्या कहेगी उनके जवाब में, अच्छा वो जो सीबीआई ईडी वाले हैं। तो मुझे लगता है कि अच्छा जाल फेंका है। अब ये डिपेंड करेगा कि कांग्रेस उस जाल में भाजपा को फंसा पाएगी कि नहीं फंसा पाएगी, देखने वाली बात है। देखिए सुरेंद्र दुबे सर, एक अब हम चर्चा के आखिरी दौर में हैं, और एक बात तो निश्चित है कि ये जो चीजें सामने आई हैं, नरेंद्र मोदी जी अगर ध्यान रख रहे हैं पश्चिम बंगाल के वोटरों का, तो कांग्रेस भी ध्यान रख रही है पंजाब के वोटरों का। मनमोहन सिंह ने पंजाब के वोटरों को ज्यादा ये किया है, भाषा इंग्लिश में भी है और पंजाबी भाषा में भी है, तो पंजाबी भाषा तो पंजाब में जाएगी, इंग्लिश भाषा में अधिक से अधिक बंगाल में थोड़ा बहुत लोग पढ़ें, उत्तर प्रदेश में पढ़ें, ये हो सकता है। समय इतना कम है कि उसका हिंदी करके भी कोई दे, हमें नहीं लगता, हिंदी में उन्होंने जारी किया नहीं है। तो कुल मिलाकर जी करना चाहिए, जारी करना चाहिए। हाँ, हिंदी में नहीं आई है तो भी इस पे सोशल मीडिया में चर्चा बन रही है, और निश्चित रूप से चुनाव का आखिरी चरण, आखिरी दांव, और जो अधिकतम जो है प्रधानमंत्री अगर कन्याकुमारी जा रहे हैं तो यहाँ पूर्व प्रधानमंत्री एक लेटर निकाल रहे हैं, एक बराबरी का टक्कर जो इंडिया गठबंधन छोड़ नहीं रही है, ये हम इंगित करते हुए, तो लड़ाई अब भी है। वो अभी 300 पार बता रहे हैं, 400 पार से नीचे आकर के, तो इंडिया गठबंधन भी 300 पार का फिगर रख रही है। इंडिया गठबंधन ने तो मीटिंग भी बुला ली है, लेकिन अभी एनडीए को विश्वास नहीं है, वो अभी मीटिंग नहीं बुला सका है, ये फर्क दिखता है। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देना चाहते हैं। मीनू जी से हम कमेंट नहीं ले पाए, थोड़ा टाइम भी ओवर हो रहा है,
और फिर हम चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा तो नियमित होती ही है। और आप तमाम दर्शकों का, मीनू जी आपका, सुरेंद्र सर आपका बहुत बहुत आभार। हमारे यूट्यूब चैनल प्रणाम इंडिया को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए ताकि ये सिलसिला आगे भी जारी रहे।